मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और आज एक और चुनाव संपन्न हो गया देश का और आखिरी 1 जून को होना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फिरोज साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया मुशावरत के सदर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2024 लोकसभा जो चुनाव हैं, मुसलमानों के जो मुद्दे को ये लोग अक्सर लेके आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई तंजीमों का एक फेडरेशन है। तो आज के माहौल में मुसलमानों के मुद्दे, क्योंकि इस चुनाव में भी जिस तरीके से मुसलमानों का जिक्र हुआ है, तो आज के माहौल को लेके इनका क्या रद्द-ओ-अमल है, इस पे जानना चाहेंगे। देखिए, मुशावरत ही नहीं बल्कि जितनी भी मुस्लिम इदारे हैं या तंजीम हैं, उनका एक ही मानना है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है और इस सेकुलर स्टेट के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो या ओवैसी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो धर्म के नाम पे राजनीति करती हो, वो हिंदुस्तान के हित में नहीं है। वो सेकुलरिज्म के हित में नहीं है, वो आम जनता के हित में नहीं है, आम देश का डेवलपमेंट के हित में नहीं है। इसलिए हमें मानना है हमारा स्टेट, हमारा जो कंट्री है, वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होता है और जो उस सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में मान्य और मान्यता देगा, मजबूत करेगा, मुशावरत ही नहीं बल्कि हर मुस्लिम तंजीम का यही एक मान है कि साहब जो है सेकुलर पार्टीज़ को सपोर्ट कीजिए, सेकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए, ताकि हर आदमी का उसमें आगे जो भी धर्म के नाम पे राजनीति करता है, उसको, मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर सेकुलर माइंडेड लोगों को, वैसे लोगों को नकारना। आपकी नज़र में कौन पार्टी है जो धर्म के आधार पे करती है राजनीति? देखिए, ये खुलेआम लोग जानते हैं कि धर्म के आधार पे आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जो बोल रहे हैं, वो केवल जो स्पीच में अपने धर्म के आधार पे बोल रहे हैं और जितनी भी उनकी स्पीचें होती हैं, जितनी भी उनका क्रिटिक्स होता है और जितनी भी टारगेट करते हैं वो धर्म के आधार पे करते हैं। वो खुलेआम है, ये कोई, और मैं बार-बार कहता हूँ कि बीजेपी ने तो जो एक मुहिम चलाया है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान तो वैसे ही रोड पे है, रिक्शा चलाना, आपको कबाड़ी काम करना, टायर कोई करना, मेजॉरिटी गरीब गुरबे लोग हैं। इनको कोई भी चीज़, इनको आज तक डेवलपमेंट में कभी पार्टनर बने नहीं, लेकिन उनको भी बर्बाद करने के चक्कर में बीजेपी अल्टीमेटली पूरे देश को बर्बाद कर रही है। ठीक है। एक सवाल ये बनता है कि जैसे बीजेपी के बड़े नेता हैं नितिन गडकरी जी, जो एक बार उन्होंने खुले मंच से एक बात कही थी कि मुसलमानों का उत्थान जो उनकी बात करने वाले लोगों ने उन्होंने ही बेड़ा गर्क किया था। और उनका कहना है कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं और वो चेहरे किसी न किसी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। और अगर आप सेंट्रल की बात करें तो अब काफ़ी लंबे अरसे तक, लगभग 60 साल तक कांग्रेस की रही है, और 5-7 साल की आप बात करें तो वो भी सेकुलर पार्टी थी, जनता दल वगैरह। और अभी आप स्टेट की बात करें तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं सेकुलर पार्टियों का, जो कथित सेकुलर पार्टी है, उनका रहा है और उसमें बड़े-बड़े मुस्लिम फेस रहे हैं। उसके बावजूद भी मुसलमानों की स्थिति वही थी और आज और बद से बदतर हो गई है। कोई या तो बात करता है उनके खिलाफ या तो कोई उनके खिलाफ काम करता है, लेकिन कभी उनके डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो पाती? देखिए, जहाँ तक गडकरी जी का बात कहा, जो गडकरी जी ने कहा, आप ही के हिसाब से हुँ, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। हुँ, वो भी तो किसी पार्टी में हैं, हुँ, वो भी तो किसी आइडियोलॉजी को फ़ॉलो कर रहे हैं। क्या वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर सकते हैं? क्या वो हिंदू राष्ट्र के विरोध में कभी बोल सकते हैं? तो ये चीज़ कहना बड़ी मुश्किल है। गडकरी जी अपने पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग नहीं हैं। वो पार्टी के प्रेज़िडेंट भी रह चुके हैं, आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आरएसएस के संचालक भी रह चुके हैं। तो इसलिए ये सब बातें जो है ना, कहना, वर्ड और प्रैक्टिस दोनों में बहुत फ़र्क है। जहाँ तक मुसलमानों का मसला है, मैं मानता हूँ, ये एक हिंदुस्तान का एक बहुत अजीब-सा ट्रेंड है कि कोई भी अच्छा सेकुलर मुसलमान भी अगर के उभर करके आता है सेकुलरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, या सेकुलर मुसलमान एक अच्छा लीडरशिप के रूप में पनपने लगता है, तो लोग उसको कहीं न कहीं पाकिस्तान से, कम्युनलिज़्म से, है ना? और किसी और चीज़ से उसको जोड़ कर के उसको डिफ़ेम करने की कोशिश करते हैं, उसको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। उसमें यही नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसके लीडरशिप से नुकसान हो रहा है, वो नुकसान करते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
ये नहीं चाहता है कि उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर पनप जाए, जो उनको जब चाहे बार्गेन कर ले या जब चाहे उनको अपनी बात मनवा सके। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं चाहता है। इसलिए मुसलमान लीडरशिप के साथ ये रहा है कि जब कोई अच्छा लीडर आता है, तो आप उसको फट से कहते हैं कि ये तो कॉम्युनल है, ये तो मुस्लिम है। लेकिन वही आज मोदी जी बोल रहे हैं, उनको तो कोई कॉम्युनल नहीं बोलता है उनमें से लोग। तो वैसी चीज़ को आप देखेंगे मुस्लिम लीडर्स, लेकिन मुस्लिम लीडर्स को मैं बार-बार कहता हूँ कि जितने मुसलमान से आपका वास्ता है, उतनी ही आप नॉन मुस्लिम से वास्ता रखिए। आप हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप सेकुलरिज़्म की बात कीजिए। मुसलमानों को प्रॉब्लम को हाइलाइट करना ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ नेशनल डेवलपमेंट की बात कीजिए और आप देखेंगे कि एक ही रास्ता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास बस एक ही रास्ता है और वो है बाय वे ऑफ एजुकेशन, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन से अगर आप वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हमको लगता है कि उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे। और केवल भीख माँगने से हमारा कोई उत्थान नहीं हो सकता है, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। पढ़ाई एक रास्ता है। मैंने अपने लोगों को कहा है, गरीब हो, गुरबा हो, चाहे एक रोटी खाओ, लेकिन अपने लोगों को पढ़ाओ, पढ़ा करके मजबूत करो। और यही नहीं, एक सेकुलर स्टेट होने का एक बहुत बड़ा मिसाल है कि जो मुसलमान अगर पढ़ेगा, जो मुसलमान सक्षम होगा, जो मुसलमान अपने आप में बहुत कैलिबर होगा, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको नकार नहीं सकती है, उसकी कंट्रीब्यूशन को इनकार नहीं कर सकती है। और हमारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाल है, एक मछुआरे का बेटा, बहुत ही गरीब घर से आते हुए वो बीजेपी के टाइम में भी क्या नाम है प्रेसिडेंट बने, वाजपेयी जी के टाइम में भी प्रेसिडेंट बने और एक अच्छा काम किया, भारत रत्न हासिल हुआ। आपको हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द एमिनेंट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट बने। तो गरीबी ही अगर दूर हो जाए, मतलब इलिटरेसी अगर मुसलमानों के दूर हो जाए, तो उनको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे लोग भी चाहते हैं कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं और वहीं के वहीं बैकवर्ड पिछड़े वर्ग रहे, ताकि उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। अच्छा, आपने एक लीडरशिप की बात की कि जो लीडरशिप कुचलने की बात चल रही है कि मतलब जो कोई नहीं चाहता है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़े। लेकिन बीते कुछ सालों में एक हैदराबाद से मजबूत आवाज़ उठते हुए कथित तौर पे दिखाई दे रही है और उनका खुद का दावा है कि भाई औरंगाबाद जीते, पिछली बार हैदराबाद जीते और इस बार उनका इरादा है किशनगंज भी जीत रहे हैं। यानी कह रहे हैं अब सदन में 3-3 आवाज़ें गूंजेंगी और वो उनका ये कहना है कि हम मुसलमानों और दलितों की या जो भी मज़लूम लोग हैं उनकी आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ। क्या वो आपके नहीं लगता है कि उनके अंदर मुस्लिम लीडरशिप या वो लीडरशिप जो देश को आगे ले आपको क्या जाएगा? लगता है कि जिन्ना मुसलमानों के लीडर थे, इंटेलेक्चुअल थे, बैरिस्टर थे, वैसे भी बैरिस्टर हैं, जिन्होंने केवल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अपने फ़ायदे और पॉलिटिकल गेन के लिए देश को बँटवा दिया। एक दिन जेल नहीं गए, कहते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो। नेहरू का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, कई बार जेल रहे, बहुत बार सफ़र किया उन्होंने, पूरे खानदान का कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन ये कि केवल हमको प्राइम मिनिस्टर बना दो और नहीं बनाओगे तो हम बँटवारा कर देंगे, करवा दिया उन्होंने। ओवैसी साहब भी बहुत इंटेलिजेंट, अच्छे वक्ता हैं। लेकिन आप देखिए, आज तेलंगाना में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। क्या कांग्रेस की वजह से नहीं है? ओवैसी साहब की वजह से नहीं है। सब मुसलमानों को हरवा दिया इन्होंने। इसी तरह से ज़्यादातर यूपी के अंदर जो मुसलमान असेंबली में हारे, वो ओवैसी साहब की वजह से हारे। तो आप बोलते हैं कुछ, करते कुछ हैं, फ़ायदा किसी और को होता है। ये सब बहुत समझने की चीज़ है, बहुत स्टडी करने की चीज़ है। मैं खुद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सामने मैं पेश हुआ था। हम उस वक़्त बात कर रहे थे कि धोबी हिंदू, धोबी चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबको एक समान शेड्यूल कास्ट में डालो, पेशे के हिसाब से डालो, धर्म के आधार पे मत डालो। हिंदू धोबी है तो शेड्यूल कास्ट, मुसलमान धोबी है तो ओबीसी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में हम पेश हुए, कई बार हम वहाँ पे अपनी बात रखा, मैं उनके सामने हमने आर्ग्यूमेंट किया। और ओवैसी साहब के मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर थे उस वक़्त, कई लोग जो थे एमएलए, एक्स एमएलए उस वक़्त पेश हुए और उस रिज़र्वेशन, दलित मुसलमानों को रिज़र्वेशन का विरोध कर रहे थे। जब तक दलित मुसलमान ऊपर नहीं आएगा, जब तक पिछड़े वर्ग और वीकर सेक्शन के मुसलमान ऊपर नहीं आएँगे, तब तक मुसलमानों के अंदर जो है ना, ओवैसी साहब जैसे लीडर्स रूल करेंगे और अपनी बातों से, मीठी बातों से क्या नाम है, गुमराह करेंगे। मैं साफ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर आपको बिल्कुल सेकुलर होकर करके, आपकी पार्टी अगर बहुत मजबूत है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, तो आप अपने कैंडिडेट हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र में क्यों नहीं खड़ा करते हैं? आप मुसलमान ही डोमिनेटेड क्षेत्र में क्यों जाते हैं? आप पोलराइज़ कर रहे हैं।
आप गुमराह कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा रहे हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। आप मुसलमान, हिंदुस्तान में मुसलमानों की पार्टी की ज़रूरत थोड़ी है, सेकुलर पार्टी की ज़रूरत है। आप बीजेपी जैसे हिंदू पार्टी है, आप अपनी मुसलमान पार्टी, आपका मुस्लिम लिखते हैं मुस्लिम, इस्लाहुल मुस्लिमीन। मुस्लिम इसके ऊपर एक सवाल है, आपने रघुनाथ मिश्रा का रिपोर्ट का आपने हवाला दिया और आप वहाँ पे डिस्कस में थे, और अभी 2 दिन पहले किसी से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस चीज़ का हवाला दिया था कि भाई मुस्लिम धोबी है और हिंदू धोबी है तो धर्म के आधार पर तो खुद ही रिजर्वेशन है। एक सेकेंड, पहली चीज़, और आपने भी एक बात कही कि वो मुसलमानों की पार्टी है, हिंदू को टिकट नहीं देती है। तो अभी उन्होंने एक राणा रंजीत हैं जो बिहार के एक ढाका लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से उन्होंने टिकट दिया है। ये उनकी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि वो सब मीडिया के सामने है। तो आपकी यहाँ ये बात यही मैं कह रहा हूँ कि चूंकि ये सब बातें क्रिटिसिज्म आने लगी, और क्रिटिसिज्म आने के बाद से इन्होंने ऐसे लोगों को जो दूसरे के लोगों के कहने पे प्लांट करते हैं, अल्टीमेटली पर्पस है वोट डिवाइड करना। पर्पस, मैं तो औरंगाबाद था अभी ये लास्ट हफ्ते, वहाँ इम्तियाज जलील हार रहे हैं, और चूंकि अब लोग समझने लगे हैं कि धर्म की राजनीति से देश तरक्की नहीं कर सकता है। इवन जो लोग बहुत बीजेपी को वोट दिए थे 10 साल तक, आज बहुत से लोग समझ गए हैं कि धर्म की राजनीति से नौकरी नहीं मिल सकता है, धर्म की राजनीति से पेट नहीं भर सकता है, बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। लोग उसमें सोच रहे हैं। और आज ये इलेक्शन भी मैं बता रहा हूँ, जो मैंने 6-7 स्टेट का भी दौरा किया, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन ऑपोजिशन नहीं, आम जनता लड़ रही है। और आम जनता जो कॉन्शियस हो गए हैं, वो देख रहे हैं कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किसको वोट। आखिरी सवाल है, आपने अभी एक बातों में कहा कि मुसलमान अपने मुद्दों से जूझ रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट के मुद्दों से, लेकिन लगातार जिस तरह से एक नागरिकता कानून आया और उसका जो प्रोटेस्ट मार्च निकला, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया मस्जिद को लेके, और उसके बाद जिस तरह से एक पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है उस केस को लेके, तो क्या लगता है ये सारे मुद्दे जो 5 साल तक मुसलमान जूझ रहे होते हैं, वो चुनाव आते ही वो एक पार्टी के सिर्फ हराने वाले मुद्दे को लेके काम करते हैं, बल्कि उस वक्त तक उनके किसी भी कथित बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई एक मैनिफेस्टो नहीं जारी होती है कि भाई जो हमारा ये काम करेगा हम उनके साथ खुल करें। मैंने आपको क्या कहा, मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, मुसलमानों को पीस चाहिए, सबसे पहले शांति चाहिए। और शांति मतलब कि आप दंगा, ये जो आप हर जगह दंगा कराते हैं, हर जगह मुसलमानों को लिंचिंग होती है, ये सब बंद होना चाहिए सबसे पहले। और इसलिए मुसलमान के कोई लीडर, अगर द मोमेंट वो कहते हैं कि साहब इस पार्टी को वोट दे, उसका आप देखेंगे तुरंत निकल के आएगा साहब, आप पूरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक शब्द मुसलमान का यूज़ नहीं, मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं है। उसके बावजूद भी बीजेपी कहती है कि मुस्लिम लीग का कहना मैनिफेस्टो है। तो ये डिफेम करने का होता है। और अगर मुसलमान ने एक स्टेटमेंट दे दिया तो वो स्टेटमेंट लेकर करके पूरा छापेंगे कि साहब ये तो मुसलमान की पार्टी है और मुसलमान इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमानों से मैं परहेज़ करता हूँ, कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुल करके कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट मुस्लिम कम्युनिटी को वोट करने की बात करनी, अगर करना है तो पूरी जनता और पूरे समाज और पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन को अपील करो, ना कि मुसलमानों को अपील करो कि भाई आप सेकुलर पार्टी को वोट दो, आप अच्छे कैंडिडेट को जिताओ और अच्छे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर लाओ। इसी से अगर देश तरक्की करेगा तो हर एक सिटीज़न तरक्की करेगा। अगर एक सिटीज़न भी पीछे है, अगर शरीर का एक अंग भी अगर खराब है, टूटा हुआ है, या आप बीमार हैं, तो कोई स्वस्थ नहीं मान सकता और वो आदमी अच्छा काम नहीं कर, वो तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए देश को स्वस्थ करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए एक ही रास्ता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी अच्छे से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, सेकुलरिज्म को प्रमोट करें, धर्म की राजनीति बंद करें, और जो लोग हैं जिस लायक, उसको मौका मिलना चाहिए। कि मुसलमान अपने मुद्दों को लेकर सामने क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी ने एक सवाल किया था कि प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों की जो है सबसे पहला हक है, और आज सरकारी व्यवस्था में देख लीजिए, जो भी आप सरकारी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, 5% भी मुसलमान नहीं है। आप शायद मनमोहन सिंह को मिसकोट किया था उन्होंने। मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा था। मनमोहन सिंह का कहने का यही तात्पर्य था कि देश का जो संसाधन है उसमें वीकर सेक्शंस का ज़्यादा राइट है, उसको तभी देश आगे बढ़ेगा।
तो वो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी, उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको मदद करने की, उनको आगे बढ़ाने का काम है। और दूसरी चीज़ है कि आप ये देखिए, मुसलमान, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान के सारे मुद्दे, सारे मसाइल सामने हैं, और जो भी तंजीमें हैं, हम लोग भी अपने हिसाब से हमेशा से, जैसे मैंने कहा कि दलितों की लड़ाई, दलित मुसलमानों की लड़ाई हमने खुद लड़ी है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, 5 बार धरना, हम लोग, ये हमारे लोग जानते हैं, 5 बार धरना प्रदर्शन हमने जंतर मंतर कर करके हमने रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन करवाया। उसमें हम पेश रहे, हम जा कर करके कई बार उनसे मिले, हमने बहस किया। ओवैसी दिन के आज ओवैसी साहब मजबूरी की बातें कह रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि क्या नाम, मेजॉरिटी जो है वीकर सेक्शंस का और दलितों का मुसलमानों में, तो अब मुसलमानों में ये बात करते हैं कि साहब उनको मिलना चाहिए। ये बात जब मतलब रंगनाथ आपके मिश्रा, हिसाब से सुधार हुई है ओवैसी साहब में? सुधार नहीं है, मजबूरी है। ये जान रहे हैं कि इनका अब कद छोटा होता जा रहा है, लोग अब उसको निकाल रहे हैं, तो वो बचा रहे हैं कि अब पासमानदा मुसलमान भी उनको सपोर्ट करें। वो लोग बिल्कुल इस चीज़ को जान कि साहब नहीं, उन्होंने तो कहा था कि साहब सभी, हम तो 500 साल रूल किए हैं, हमारी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं। ये रंगनाथ मिश्रा में इनका लैंग्वेज था। तो ये लोग एक्सपोज़ हो चुके हैं। हमारा साफ मानना है, ओवैसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सेकुलरिज़्म को प्रमोट कीजिए और हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे राजनीति बंद कीजिए। इससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, इससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, कॉमनल फोर्सेस को फ़ायदा हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। अब अगर इन्होंने खड़ा नहीं किया होता तो आज तेलंगाना में मुसलमान, अजहरुद्दीन तक को हरवा दिया इन्होंने। तो आप देख लीजिए, आप बोल रहे हैं ना किसको फ़ायदा हुआ? बीजेपी को फ़ायदा हुआ डायरेक्ट। ऐसे में जो आदमी बोलता कुछ है, सुप्रीम कोर्ट में, बार में कई बार होता है, जो सेकुलर माइंडेड रिटायर्ड जजेस हाई कोर्ट के हैं, वो मुझे कहते हैं, अरे फिरोज साहब इनको तो रोकिए, हम लोग तो ठीक हैं, इनको तो रोकिए, यही तो मदद कर रहे हैं बीजेपी को। तो इस चीज़ को आप देखिए, समझने की चीज़ है। मैं तो बोला कि भाई इनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, इनको खड़ा करें तो पूरे हिंदुस्तान में खड़ा करें, इन्हीं को नहीं करना चाहिए कि और भी किसी पार्टी को नहीं करना किसी को नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि वी मस्ट अडेयर टू द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी पार्टी को इस तरह का नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका जो धर्म की राजनीति, आप आपके सामने मिसाल है, अफ़गानिस्तान का देख लीजिए, आपके सामने श्रीलंका का देख लीजिए, आपके सामने नेपाल का देख लीजिए। जिन लोगों ने धर्म की राजनीति की, श्रीलंका ने किया, आज बर्बाद है। नेपाल ने किया, बर्बाद है, वो कम्युनिस्ट हो गए। आप अफ़गानिस्तान देख लीजिए, ख़त्म हो गया। जो धर्म की राजनीति, धर्म की कट्टरपंथी पे जाएगा, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर आप सकता। मानते हैं बीते 10 साल में धर्म की राजनीति बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, आप देख रहे हैं। और धर्म की राजनीति सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ पे मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर धर्म के होते हैं। यानी मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, इंडिया में मुस्लिम कितने हैं? 15-16% हैं। तो यहाँ ओवरऑल। तो मुसलमान थोड़ी कर सकते हैं धर्म की राजनीति। लेकिन किसी एक आध लीडर को यूज़ कर करके जो है पोलराइज़ेशन किया जाता है। तो वो चीज़ों को बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए सेकुलर स्टेट, आप देख रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक इतना माकूल है, जहाँ पे इतने सारे एथनिक ग्रुप हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप हैं, और वहाँ पे अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि साहब मुझे वोट दे दो, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ तक कि केरला में जाके कहते हैं कि मुझे वोट दे दो, तो यहाँ बेस्ट क्वालिटी ऑफ बीफ आपको मुहैया कराएँगे, और वही यूपी में आते हैं तो आप उसके खिलाफ बोलते हैं। तो ये सब जो राजनीति जो है, यानी वहाँ पे जिस स्टेट का आपने नाम लिया, वहाँ बीफ कंज्यूमर सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इसलिए कहते हैं। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा हिंदू मुसलमान तो कहा नहीं मैंने। मैंने कहा कि आप जो गौ रक्षक की बात करते हैं, बीफ की बात करते हैं, तो किसी स्टेट में भी वो बात ही नहीं होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल इशू। क्या कौन क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, चाहे क्रिश्चियन या मुस्लिम या बीफ ईटर्स या नॉन बीफ ईटर्स या पोर्क ईटर्स, दिस इज नॉट इलेक्शन इशू। इलेक्शन इशू शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, सेकुलरिज्म, brotherhood, unity. These should be basically the concern of the entire citizen of India. तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फिरोज साहब, जो सदर हैं मसवारत
एक फेडरेशन है उसके। तो इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और मुसलमानों की अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए कि वो अपने आप को देश के मुख्य डेवलपमेंट में अपने आप को आगे लाएँ और काम करें। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।